यूनिट 10 है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इसमें हम सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। और आपकी बुक केपीके में इससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज में थे। अब उसके अलावा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कराची बोर्ड की बुक को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल 1 है ऑन पेज 363। अब यहाँ मैं आपको फिर फ़र्क करना सिखाऊंगा कि आपने कैसे ये पहचान लेना है कि ये जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है ये यूनिट नंबर 10 यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से है। हम पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन, यानी जो पॉपुलेशन है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन टाउन डबल इन 10 ईयर्स, ये एक कंडीशन है कि 10 साल में पॉपुलेशन डबल हो जाती है। इन हाउ मैनी ईयर्स, यानी मुझे टाइम के बारे में बताना है। इन हाउ मैनी ईयर्स का मतलब है मुझे टाइम बताना है। विल इट ट्रिपल, यानी 3 गुना हो जाए। अंडर द अजम्पशन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज, देखें यहाँ रेट ऑफ इंक्रीज या जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल, यानी ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शनल वाले, जो हम मैट्रिक का एक कॉन्सेप्ट था वेरिएशन, जहाँ डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन की स्टडी करते थे। ठीक है, रेट ऑफ, कोई रेट ऑफ चेंज नहीं गिवन आपके पास। पूरे क्वेश्चन में आप देख लें कोई फंक्शन नहीं गिवन। एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसको रीड करके हमें खुद फंक्शन यानी रेट ऑफ चेंज बनाना है। ठीक है, अब हम दोबारा बात करते हैं। अंडर द अजम्पशन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, यानी ये जो आपके पास पॉपुलेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इनहेबिटेंट, यानी वहाँ के रहने वालों पर। जितने कम लोग रहते हैं उतनी कम आबादी, ज़्यादा टाइम के बाद आबादी बढ़ेगी। जितने ज़्यादा लोग रहते हैं उतनी जल्दी आबादी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन पे जाते हैं और P से हम अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी P पॉपुलेशन है T ईयर्स पर, और P नॉट या P0 जो दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं एट द टाइम T0, यानी जब टाइम हमने स्टार्ट नहीं किया तो जाहिर है वहाँ कुछ ना कुछ आबादी मौजूद होगी। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो आबादी चेंज होगी। तो एक कंडीशन डबल की उसने हमें दी हुई है कि 10 साल में आबादी डबल होगी, और कितने टाइम में ट्रिपल होगी ये हमें टाइम फैक्टर बताना है। तो हिंट मैंने यहाँ लिख दी है कि यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कोई रेट ऑफ चेंज आपके पास गिवन नहीं होगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अब हमें इसका रेट ऑफ चेंज बनाना है। तो रेट ऑफ चेंज कैसे बनेगा, अब इसको अंडरस्टैंड कर लें, यानी फंक्शन वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ आ गया। अब हम कहते हैं जी रेट ऑफ चेंज यानी dp ओवर dt। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यानी कितने टाइम के बाद, यानी जो इनहेबिटेंट्स वहाँ मौजूद हैं, यानी हमारे पास ये उस पर डिपेंड करता है। यानी जो रेट ऑफ चेंज है ये वहाँ के रहने वालों पर डिपेंड करता है। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉपुलेशन से, यानी P से। यानी जो रेट ऑफ चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनहेबिटेंट्स के। ठीक है, अब आप जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो इक्वल का साइन आता है और कांस्टेंट यानी K लगाया जाता है। तो यहाँ K जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमने वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले भी ये चीज़ यूज़ की हुई है। अब आपके पास एक रेट ऑफ चेंज की इक्वेशन बन गई। अब हमने इसको वेरिएबल सेपरेट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, तो जाहिर है फिर यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेट कैसे हो जाएंगे कि डी आपके पास dp ओवर p हो जाएगा। ठीक है, और k मल्टीप्लाई विद dt। अब जब आप वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं तो फिर आपके पास इंटीग्रेटिंग का स्टेप आ जाता है। ठीक है,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड पर अपने फंक्शन को, अपनी इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट में आ जाएगा डी पी ओवर पी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट एज इट इज इंटीग्रेशन से पहले और डी टी। अब आपके पास देखिए 1 अपॉन पी का इंटीग्रेट क्या होगा, एल एन पी इक्वल टू के एज इट इज, और डी टी का इंटीग्रेट हो जाएगा टी, और साथ हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये हमने अपना जो जर्नल सॉल्यूशन है वो बना लिया, इसी को हम अपना जर्नल सॉल्यूशन कहते हैं। रूब्रिक्स में हो सकता है वो आपसे ये पूछ लें कि जर्नल सॉल्यूशन बताइए देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, तो ये जर्नल सॉल्यूशन ये हमारे पास है जिसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब हम अपनी कंडीशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, यानी हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, यानी उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट कंडीशन में जब हमने टाइम के फैक्टर को, इसको इनिशियल कहा जाता है, इनिशियल कंडीशन, ये आपने इसी हेडिंग से भी याद कर सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन हमारे पास हमेशा 0 0 की होती है, यानी जब t 0 है तो उसका मतलब क्या है, देन यानी कुछ ना कुछ पॉपुलेशन तो होगी, यानी p को हम p0 से चेंज कर देंगे कि उस वक्त जब t 0 है तो कुछ ना कुछ वहाँ पॉपुलेशन मौजूद होगी। अब हम ये वैल्यूज़ फैक्टर्स को पुट करते हैं, इस इक्वेशन को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कीजिए, एल एन पी को हमने पी नॉट से चेंज कर दिया, के एज इट इज़ है, टी हमने 0 कर दिया, प्लस सी। तो यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आ जाती है एल एन पी नॉट या पी 0, आप इसको किसी भी तरह पढ़ सकते हैं। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है री राइट हो जाएगी, इसको अब आप री राइट कर लीजिए पहले कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या बन जाएगी, जब आप उसमें एल एन पी इक्वल टू के टी और प्लस सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एल एन पी नॉट। अच्छा, अब आप इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें क्योंकि दोनों तरफ एल एन की कंडीशन है, तो एल एन पी और माइनस एल एन पी नॉट इक्वल टू के और टी। ठीक है, यहाँ से अब हमें के की वैल्यू को असल में बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो पहले अब ये एल एन की देखें, ये वो कंडीशन है जिसको हम लॉग की प्रॉपर्टी कहते हैं कि लॉग आपके पास जो है a अपॉन बी हो तो हम उसको लिखते हैं लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर ये फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, हम इसको लिख सकते हैं एल एन पी अपॉन पी नॉट, ठीक है, इक्वल टू के टी। ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम ये बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन गिवन थी जिसमें पॉपुलेशन डबल होने का बताया जा रहा था, यानी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी जब t इक्वल टू 10 ईयर्स, आप 10 साल बाद की बात करेंगे, देन तो आपकी जो पॉपुलेशन है p वो ट्वाइस ऑफ इनहेबिटेंट्स p नॉट हो चुकी होगी। ठीक है, इस कंडीशन को ज़रा रिप्लेस कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में एल एन पी की जगह पर आपके पास 2p नॉट डिवाइडेड बाय p नॉट इक्वल टू k और t के साथ आपके पास आ गया 10। देखिए p नॉट और p नॉट कैंसिल, तो एल एन 2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी जब आप एल एन 2 को डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है, तो कैलकुलेटर से आप इस वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं। ये वैल्यू k की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 0.0693 और 3। ठीक है, ये k की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें जो है वो ट्रिपल की कंडीशन फाइंड आउट करनी है, यानी अब हम अपने लास्ट स्टेप पर आ गए हैं। ठीक है, अब हम अपने जो लास्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि t क्या होगा। ठीक है, जब आपके पास
जो आपकी पॉपुलेशन है वो 3 गुना हो जाती है ओरिजिनल इनहेबिटेंट के। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है, अगर आप उसको अगेन लिख लें, वो है ln P/P0 इक्वल टू KT, जब K की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है। देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, ये जिसको मैंने टिक मार्क कर दिया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2, ये वाली इक्वेशन, अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके पास। ये इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इस कंडीशन को हमने दोबारा लिख लिया है ln P/P0 इक्वल टू KT, क्योंकि K की वैल्यू अब हमारे पास मौजूद है। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ln हमारे पास एज इट इज़ है, P हमारे पास 3P0 है डिवाइडेड बाय P0, K की वैल्यू आपके पास है 0.0693 और T आपको क्योंकि फाइंड आउट करना है, ठीक है। P0 और P0 कैंसिल, देन ln 3 को अब आप डिवाइड कर देंगे 0.0693 इक्वल टू T। तो यहाँ से वो T फैक्टर टाइम आपको मिल जाएगा जब आबादी ट्रिपल यानी 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ln 3 डिवाइडेड बाय 0.0693, तो ये हमारे पास आंसर आता है 15.85 ईयर्स, ठीक है। इस टाइम में आपके पास 15 साल में, ठीक है, यानी पॉपुलेशन जो आपके पास है, अब उस पॉपुलेशन को, ठीक है, हम 15.85 में ये पॉपुलेशन आपके पास पॉपुलेशन ट्रिपल इन 15.85 ईयर्स, ठीक है। इस टाइम में आबादी 3 गुना हो जाएगी अपनी ओरिजिनल आबादी के, ठीक है। तो यहाँ आप समझिए कि हमने क्वेश्चन में हमारे पास कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, एक बात, और आपके पास हमेशा प्रोपोर्शनल की कंडीशंस बन रही होंगी, ठीक है। या आपके पास ऐसा होगा कि वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी का नेक्स्ट डेरिवेटिव एक्सेलरेशन है, या डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, यानी जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी की तरफ जाएंगे तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है ऑन पेज 364 कराची बोर्ड टेक्स्ट बुक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट एट विच अ सब्सटेंस कूल्स इन एयर इज प्रोपोर्शनल। देखिए अगेन आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का वर्ड आ गया, टू द डिफरेंस बिटवीन, ये वर्ड याद कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड दैट ऑफ द एयर। यानी डिफरेंस किसका आ रहा है, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, जिसको आप कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो टेम्परेचर ऑफ एयर है, तो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ 300 K, इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। यानी आपने जो टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस है इसको आपने कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर लिया, टेम्परेचर ऑफ एयर 300 है, इनका डिफरेंस हो गया T-300, और जो कूलिंग है, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट एट विच अ सब्सटेंस कूल, जो सब्सटेंस कूल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस के। तो डिफरेंस क्या है, T-300, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। कूलिंग का मतलब क्या है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ये है कूलिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये जो आपके पास द रेट एट विच सब्सटेंस कूल, इस चीज़ को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सेंटेंस को अच्छी तरह जहन में रखें कि रेट एट विच अ सब्सटेंस कूल, यानी टेम्परेचर डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं इसको आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि और यही कंडीशन क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट हमारे पास जो कैपिटल T है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हमारे पास टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्मॉल t है वो हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है
कि रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस के, और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर -300 जो एयर का टेम्परेचर है, ठीक है। अब हम आते हैं एंड द सब्सटेंस कूल्स फ्रॉम। अब आपको एक लिमिट गिवन है कि आपके पास जो सब्सटेंस कूल डाउन होता है वो 370 केल्विन से 340 केल्विन हो जाता है, और टाइम इसका है 15 मिनट। ये एक कंडीशन है। देन फाइंड द टाइम। अब आपको टाइम यानी स्मॉल टी फाइंड आउट करना है। व्हेन द टेम्परेचर विल बी, अगर टेम्परेचर हो जाए 310 केल्विन, 310 केल्विन, ठीक है। तो अब अब आपको मतलब एक तो वर्ड प्रॉब्लम की कंडीशन समझ आ गई कि जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कोई रेट ऑफ चेंज नहीं गिवन, ना कोई सिंगल क्वांटिटी की तरफ आपको लेके जाना होगा। आपको करना क्या है कि पहले प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू खुद डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और देन उसकी कंडीशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस मेंटेन हो जाता है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 के वर्ड प्रॉब्लम से। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ ये कंडीशन ये बनेगी कि dt ओवर स्मॉल टाइम यानी टेम्परेचर ओवर टाइम, इसको पढ़ लें तो आसान हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगा, इक्वलिटी में चेंज हो जाएगा, और क्योंकि टेम्परेचर आपका कूल डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ जो कांस्टेंट k तो आना ही है, T-300 ये कंडीशन तो आएगी, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन, इंक्रीज होता तो हम इसको प्लस में रहने देते, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। जब डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ये आप इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल, ये स्टेप्स के साथ अगर याद कर लें तो और अच्छा लगेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, जब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे। अब वेरिएबल सेपरेट का स्टेप आ जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट कैसे होंगे कि t एक तरफ हो जाएगा और बाकी टाइम को एक तरफ कर देंगे, यानी यहाँ पर dt डिवाइडेड बाय T-300 हमने अलग कर दिया, इक्वल टू माइनस के dt को हमने अलग कर दिया। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो फिर हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये छोटी छोटी वर्डिंग है जो बस आपने क्वेश्चन में रखनी है ताकि प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छी लगे। अब आपने इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी तो dt डिवाइडेड बाय T-300 इक्वल टू माइनस के को इंटीग्रेशन से पहले रखें और dt, ठीक है। यहाँ तक जब ये क्वेश्चन आप बना लें तो फिर आपके पास यहाँ एक कंडीशन को आपने अंडरस्टैंड करना है, वो है लिमिट्स। अब यहाँ लिमिट्स को आपने कैसे सेट करना है, देखें जो टाइम है आपके पास, अगर आप टाइम को देखें तो टाइम आपके पास अप्रोच कर रहा है 0 से 15 मिनट्स की तरफ, ठीक है। पहली कंडीशन इनिशियल 0 से लेकर 15 मिनट की है, और जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो आपके पास 370 केल्विन से मूव कर रहा है टुवर्ड्स 340 केल्विन, ठीक है। यानी 370 से 340 केल्विन डिक्रीज हो रहा है। तो यही लिमिट है जिसको आपने अप्लाई करना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ टेम्परेचर की लिमिट अप्लाई कर दें, यानी ये मेन इक्वेशन है जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 के तौर पे याद रखें। अब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो 370 से 340 हो रहा है, और dt डिवाइडेड बाय T-300 एज इट इज़ है। राइट साइड पर आपके पास टाइम की लिमिट है 0 से 15 हो जाएगा, और dt एज इट इज़ है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ये कंडीशन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एक कंडीशन लाजमी ऐसी गिवन होगी जिससे आपके पास जो है वो कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट k है और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप वैसे भी ऐड नहीं करेंगे। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ आप और जहन में रखें कि देखें डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर है जिसका डेरिवेटिव लेके देखें
तो विद रिस्पेक्ट टू टी ये आपके पास t माइनस 300 का जो डेरिवेटिव है ये 1 आएगा और 1 ही इसके न्यूमिनेटर में मौजूद है। तो इसका मतलब है यहाँ ln की कंडीशन अप्लाई होगी, यानी आप जब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा ln t माइनस 300 और आपके पास जो लिमिट है वो है 370 से 340 माइनस के एज इट इज़ है और dt का इंटीग्रेट हो जाता है t और आपके पास लिमिट यहाँ अप्लाई हो जाएगी 0 से 15। ठीक है, अब लिमिट आप अप्लाई कर लीजिए। लिमिट इसकी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी ln, अब देखें पहले आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 340 माइनस 300, देन माइनस आ जाएगा, फिर ln के साथ 370 माइनस 300, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई कर ली, माइनस के एज इट इज़ है और 15 माइनस 0 आपके पास लिमिट अप्लाई हो गई। अब यहाँ पर ln 340 माइनस 300 मीन्स आपके पास 40 आ गया और यहाँ पर आपके पास ln 70 आ गया, माइनस 15 के आपके पास राइट हैंड साइड पर आ गया। अगेन ln की आपके पास प्रॉपर्टी है जो डिफरेंस की प्रॉपर्टी है, यानी ln 40 अपॉन 70 इक्वल टू माइनस 15 के, तो 0 और 0 तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ln 4 अपॉन 7 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 4 अपॉन 7। ठीक है, तो यहाँ ln की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी माइनस 0.559। ठीक है, और माइनस 15 के, और अब हम k की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो माइनस 0.559 डिवाइडेड बाय माइनस 15। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 15 से, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास जो k की वैल्यू है वो बन जाएगी 0.0373। ठीक है, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब आपने अपनी फाइनल कंडीशन की तरफ जाना है जहां आपको t को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप लिमिट सिर्फ वहां पे दोबारा लिमिट्स का ख्याल रखें। ठीक है, अब लिमिट्स का ख्याल आप कैसे रखेंगे कि वहाँ लिमिट क्या अप्लाई हो रही है, यानी जब टाइम आपके पास है वो आपके पास कैसे चेंज हो रहा है, 0 से आपको टाइम चेंज हो गया, ये टाइम आपको फाइंड आउट करना है। जब आपके पास जो टेम्परेचर है वो कहाँ से चेंज हो जाए, यानी 370 से 310 को अप्रोच कर जाए, 370 केल्विन से 310 केल्विन को अप्रोच कर रहा हो। और इक्वेशन नंबर 1 वाली जो आपके पास इंटीग्रेशन थी, सिर्फ वहाँ पर आपको लिमिट को चेंज करना है। ठीक है, तो आपके पास ये इंटीग्रेशन में लिमिट अप्लाई हो जाएगी 370 से 310 और बाकी पूरा फैक्टर टेम्परेचर का सेम रहेगा, T माइनस 300। ठीक है, इक्वल टू अगेन आपके पास यहाँ माइनस के था और dt था और यहाँ 0 से t, यानी टाइम आपको फाइंड आउट करना है जब टेम्परेचर 370 से 310 बन जाए। तो अब हमने इसको भी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेट इसको जब हम करते हैं तो हमारे पास सेम ln की कंडीशन बन जाती है t माइनस 300, सिर्फ आपके पास जो लिमिट है वो चेंज होके 370 से 310 हो जाती है, इक्वल टू माइनस के एज इट इज़, t एज इट इज़, और यहाँ पर आपके पास 0 से t की लिमिट आ जाती है। ठीक है, अब हम इसको लिमिट अप्लाई करते हैं, ln 310 माइनस 300 और देन माइनस साइन, फिर ln आपके पास जो है 370 माइनस 300 इक्वल टू माइनस के एज इट इज़, और यहाँ t यानी t ही रहेगा और दूसरा फैक्टर 0 है तो t माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ आपके पास ln की वैल्यू आ जाएगी 10 और नेक्स्ट ln में वैल्यू आ जाएगी 70 और k की वैल्यू आपको पता है कि k आपके पास जो है हमने जो फाइंड आउट किया है वो आपके पास है 0.0373, 0.0373 और t एज इट इज़। ठीक है, ln 10 माइनस ln 70 को आप फ्रैक्शन में लिख लें,
इस तरह आपके पास ये फ्रैक्शन में लिखा गया, ठीक है, इक्वल टू माइनस 0.0373 और ये टी एज इट इज़ है। अब हम ln की जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ln हमारे पास है 10 डिवाइड बाय 70, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ln की वैल्यू बन जाती है -1.9459 और ये पूरी वैल्यू जो है वो डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड में लिख लेते हैं, -0.0373 इक्वल टू टाइम। अब यहाँ से डिवाइड करके हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.0373 से हम डिवाइड करते हैं इस वैल्यू को, तो हमारे पास टाइम आ जाता है 52.16 मिनट्स, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको यहाँ तक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अब 52.16 मिनट में जो हमारा टेम्परेचर है वो 370 से 310 केल्विन को अप्रोच करेगा। और वर्ड प्रॉब्लम भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स में आप फ़र्क कर सकते हैं कि किस चैप्टर और किस कॉन्सेप्ट के साथ लिंक कर रहा है। थैंक यू।